एक लड़का अपनी चाची को बाथरूम में निर्वस्त्र अवस्था में स्नान करते हुए देख लेता है। उस लड़के की चाची भी इस लड़के को देख लेती है। अब उसकी चाची उस लड़के को अपने पास बुलाती है। फिर इसके बाद अपने बाथरूम में उस लड़के को अपने साथ पकड़ लेती है और अंदर से कुंडी लगा देती है। फिर उस लड़के के साथ उसकी चाची फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। वह लड़का भी अपनी चाची के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। एक दिन की बात है, उसकी जो चाची थी उसका ससुर इन दोनों को देख लेता है। जब देख लेता है फिर जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है झारखंड प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अंगनू राम होता है। अंगनू राम की पत्नी का नाम दुलारी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से राजू रखते हैं। राजू बड़ा ही होनहार लड़का था, बड़ा ही खूबसूरत लड़का था। अंगनू राम जी रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। रिक्शा चला करके दो पैसा घर में लाते थे, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। बच्चा पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है, काफी होनहार निकलता है। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा। एक दिन की बात है, अंगनू राम की पत्नी दुलारी देवी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अंगनू राम जी अपने पत्नी को अपने ही रिक्शे पर बैठा करके अस्पताल लेकर के जाते हैं और अस्पताल में एडमिट कराते हैं। एक हफ्ते तक उनकी पत्नी दुलारी देवी का इलाज चलता है, ट्रीटमेंट होता है, लेकिन तबीयत में कुछ सुधार नहीं आता है। एक दिन की बात है, दुलारी देवी की मौत हो जाती है। जब दुलारी देवी की मौत हो जाती है तब अंगनू राम जी अपने पत्नी के शव को घर पर लेकर के आते हैं। फिर हितई नतई गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के पत्नी को श्मशान घाट पर ले जाते हैं, अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करते हैं। फिर इसके बाद घर पर आते हैं, जो 13वीं संस्कार होता है उसको संपन्न कराते हैं। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ घर पर रहने लगते हैं। रिक्शा चला करके अपने बेटे की परवरिश करते हैं, बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं और अपनी जो दिनचर्या थी उसको जारी रखते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था, इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है राजू। तब एक दिन राजू के पिता अंगनू राम जी एक लड़की को पसंद करते हैं। उस लड़की का नाम मोना होता है। मोना बड़ी ही खूबसूरत थी। उसके खूबसूरती को देख करके अंगनू राम जी रीझ जाते हैं। सोचते हैं कि इस लड़की की शादी अगर हमारे बच्चे राजू से हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब मोना के पिताजी से अंगनू राम जी बात करते हैं। मोना के पिताजी कहते कि भाई हम भी आपके बच्चे को देख लें, अगर जोड़ी जम जाएगी तो शादी हो ही जाएगी। अब मोना के पिताजी आते हैं, राजू को देखते हैं। राजू को देखने के बाद मोना के पिताजी राजू को पसंद कर लेते हैं। फिर इसके बाद अंगनू राम जी और मोना के पिताजी दोनों लोग मिल करके पंडित जी को बुलाते हैं और शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और शादी की तारीख तय करा देते हैं। जब शादी की तारीख तय हो जाती है, जिस दिन राजू की शादी थी, राजू अपनी बारात बड़ी धूमधाम से मोना के घर लेकर के जाता है और पूरे रस्मों रिवाज के अनुसार मोना से राजू शादी करता है। शादी करने के बाद मोना को दुल्हन बना करके अपने घर पर लेकर के आता है। जब अपने घर पर लेकर के आता है, पूरी रस्म रिवाज को निभाते हुए जब शाम हो जाता है तो शाम को अपनी दुल्हन मोना के साथ सुहाग रात मनाता है। सुहाग रात मनाने के बाद अब अपने खेती गृहस्थी में फिर लिप्त हो जाता है। और अब एक दिन अंगनू राम जी कहते कि बेटा तुम्हारी शादी भी हो गई और तुम एक काम करो, कोई हुनर सीख लो, कोई काम सीख लो। काम सीख लोगे, दो पैसा कमाओगे तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। एक तरह से कुछ पैसा मैं भी कमाऊंगा, कुछ पैसा तुम भी कमाओगी, तो घर में जो घर का जो काम काज है बड़े अच्छे से हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ
अब कब तक मैं रिक्शा चलाऊंगा? अगर तुम काम सीख लोगे, अच्छा पैसा कमाने लगोगे तो मैं रिक्शा चलाना बंद कर दूंगा। इतनी बात जब राजू सुनता है, कहता है ठीक है। राजू अपने पिता की बात को मान करके फर्नीचर का काम सीखने लगता है और कुछ ही दिन में वो फर्नीचर का काम सीख करके निपुण हो जाता है। जब फर्नीचर का काम सीख करके निपुण हो जाता है, तब एक दिन अपने पिता से आज्ञा लेकर के राजू कोलकाता चला जाता है। कोलकाता जा करके वहीं एक कंपनी ज्वाइन कर लेता है। कंपनी में वही फर्नीचर का काम करने लगता है और पैसा कमाने लगता है। पैसा कमा करके अपने पिताजी को घर पर भेजता था। पिता से कहता था, पिताजी अब मैं पैसा कमा रहा हूं, अब आप रिक्शा चलाना बंद कर दीजिए, आप घर पर रहिए, खेती बाड़ी देखिए, घर का कामकाज देखिए और आप रिक्शा मत चलाइए। बेटे की बात मान करके अंगनू राम जी रिक्शा चलाना बंद कर देते हैं और घर पर रहने लगे, खेती बाड़ी देखने लगे। घर में राजू की पत्नी मोना थी। मोना घर में खाना बनाती थी, घर के अंदर का कामकाज मोना करती थी, घर के बाहर का कामकाज अंगनू राम जी कर लिया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन मोना अपने पति राजू को फोन लगाती है और अपने पति राजू से कहती है कि आप घर कब आएंगे, आप जल्दी घर चले आइए, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है और हमारी इच्छा कि कुछ दिन आपके साथ समय बिताऊं और आपके साथ मौज मस्ती करूं। इतनी बात जब राजू सुनता है, कहता है कि मोना मैं जल्द ही घर आऊंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी मुझे कुछ समय लगेगा, चिंता मत करना और तुम ठीक ठाक रहना, मैं जरूर आऊंगा। इतनी बात बगल में एक लड़का सुन रहा था, पड़ोसी लड़का था, उसका नाम बंटी था। वो जो राजू था उसका भतीजा लगता था, पड़ोस का भतीजा लगता था। अब दोनों की बात सुन रहा था। फोन से उधर से राजू बोल रहा था, इधर से मोना अपनी जो दिली तमन्ना थी राजू से बयां कर रही थी। जब बंटी सारी बात सुनता है, समझ जाता है कि ये जो हमारी चाची लगती हैं ये काफी कामुक है, इन्हें एक पार्टनर की जरूरत दिख रही है। ये चाचा को बुला रही हैं और चाचा आने से इनकार कर रहे हैं। क्यों न मैं ही चाची के फिराक में पड़ूं, हो न हो चाची मुझ पर फिदा हो जाएं और मेरे साथ रिलेशन बनाने लगे, संबंध बनाने लगे। अब वह बंटी मौके की तलाश में जुट जाता है। अब बंटी हर रोज मोना के घर आने जाने लगा और मोना के साथ हंसी मजाक किया करता था। मोना भी बंटी के साथ खुल्लम खुल्ला हंसी मजाक करने लगती है, बंटी भी खुल्लम खुल्ला हंसी मजाक करने लगता है। एक दिन की बात है, मोना अपने बाथरूम में निर्वस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी। तभी बंटी सोचता है कि चलूं चाची से कुछ हंसी मजाक करूं और हंसी मजाक करके फिर घर पर आऊं, मन बहला लूं। यही बात सोच करके बंटी चल देता है, मोना के घर आता है और जो ही घर में देखता है मोना घर में नहीं है, बाथरूम की तरफ जाता है। बाथरूम में अचानक उसकी नजर पड़ जाती है और बाथरूम का दरवाजा खुला था और मोना उसमें निर्वस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी। तभी बंटी की नजर पड़ जाती है और मोना की भी नजर बंटी पर पड़ जाती है। दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ जाती है, दोनों मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। इतने में जो मोना थी बंटी को इशारा करके अपने पास बुला लेती है। बंटी चला भी जाता है। जब वही उस बाथरूम में जाता है, मोना अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और बाथरूम में बंटी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है। बंटी तो इसी मौके की तलाश में था, मोना के साथ बंटी भी फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है और चाची भतीजे वाला रिश्ता जो था उसको शर्मसार कर देते हैं दोनों मिलकर के। इतना पवित्र रिश्ता था, एक तरफ से मानो माँ बेटा वाला रिश्ता था। दोनों उस रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं और दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब हर रोज बंटी मौका की तलाश में पड़ा रहता और मौका पाता तो मोना के घर आता, मोना के साथ अयासियां करता, फिजिकल रिलेशन बनाता, फिर इसके बाद अपने घर चला जाता। एक दिन बंटी मोना के साथ फिजिकल रिलेशन दिन में बना रहा था, दोपहर का समय था
और मोना के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था, तभी अचानक अंगनू राम जी घर में प्रवेश करते हैं। जब वहीं घर में प्रवेश करते हैं तो वहीं देखते हैं मोना बंटी के साथ लिपट करके सोई है और दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने में मशगूल हैं। तब अंगनू राम जी तुरंत तमतमा जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इतने में बंटी उठता है, अपने घर भाग जाता है। बंटी को तो पहचान ही जाते हैं और मोना को बड़ी गालियां देते हैं। मोना से कहते कि मोना, मैं तो तुझे देवी समझता था, तुम मेरी बहू नहीं, तुझको मैं अपनी बेटी के समान समझता था, लेकिन तू आज जो कृत्य कर बैठी, अब मेरा तुम पर से भरोसा उठ गया। इतना कुकृत्य मेरे उम्मीद पर तुम खरा नहीं उतरी, ऐसा घिनौना कृत्य तूने कर दिया। आज से मैं तुम्हें समझ लो कि तुम मेरे सम्मान योग्य नहीं हो। जब इतनी बात मोना सुनती है, मोना भी संकुचा जाती है। अब मोना सोच जाती है कि हमारे ससुर जी बंटी के साथ देख लिए हैं, हो न हो हमारे पति राजू से बता दें। और अंगनू राम जी सोचते हैं कि बेटे से बताऊं या न बताऊं, इसी दुविधा में थे। सोचते हैं बता दूंगा तो बेटे को काफी चिंता होगी, और नहीं बताता हूं तो यह ऐसे ही हमेशा कृत्य किया करेगी। इसी उधेड़बुन में थे, लेकिन इतने में मौका पा करके मोना सोचती है कि अगर मैं तुरंत बता देती हूँ अपने पति राजू से कि हमारे जो ससुर जी हैं ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, अब उनको भी जाल में फंसाना चाहती है, अपने बचने के लिए अपने ससुर को जाल में फंसाना चाहती है, उन पर लांछन लगाना चाहती है। तब तुरंत फोन लगा करके अपने पति राजू से कहती है कि देखिए आपके पिताजी अब हमारे ऊपर डोरे डाल रहे हैं, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं, यदा कदा घर में घुस जाते हैं, मैं जैसे तैसे सोई पड़ी रहती हूँ और कभी कभी अचेतावस्था में होती हूँ तो आकर के मुझे जगाने लगती हैं और मेरे साथ कुकृत्य करना चाहती हैं, मैं क्या करूं। जब इतनी बात राजू सुनता है, तमतमा उठता है, कहता है कि ठीक है, मैं घर आ रहा हूं और अपने पिता को सबक सिखाऊंगा। इतनी बात सुन करके राजू कोलकाता से अपने घर के लिए चल देता है और महज 2 दिन लगता है, अपने घर आ जाता है। आने के बाद अपने पिता से पूछ बैठता है और पिता सारी बात सच्चाई बताने लगते हैं। जब बताने लगते हैं तो राजू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजू सोचता है कि हमारे पिताजी झूठ बोल रहे हैं, हमारी पत्नी जो बोल रही है वो सत्य बोल रही है। अब राजू अपने पिता को बड़ी गालियां देता है, कई थप्पड़ भी जड़ देता है, फिर इसके बाद अपने घर से पिता को भगा देता है। कहता है कि अब इस घर में आपको कदापि नहीं आना है, आप यहां से चले जाइए आप। अब तुरंत अंगनू राम जी वहां से उठते हैं और सोचते हैं कि जब बेटा बहू का सुन रहा है, मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो मुझे यहाँ रहना धिक्कार है। अंगनू राम जी घर से निकल देते हैं और कुछ दूर पर जाकर के बाजार में भीख मांग करके अपना गुजर बसर करने लगते हैं। इधर राजू अपनी पत्नी मोना के साथ रहने लगता है। एक दिन की बात है, राजू मार्केट गया हुआ था, साग सब्जी लाने के लिए मार्केट गया हुआ था। इतने में मौका पा करके बंटी घर पर आ जाता है और मोना के साथ फिर रिलेशन बनाने लगता है। तभी मार्केट से राजू घर पर आ जाता है। घर पर जब वहीं आता है, राजू मोना को बंटी के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है। जब देख लेता है राजू, तब उसे अपने पिता के बात पर विश्वास हो जाता है। अब राजू मोना को बड़ी गालियां देता है। जब गालियां देता है तो मोना भी तमतमा जाती है। मोना अपने पति को कई थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आज से आप अपने घर में रहिए और मैं आपका घर छोड़ करके जा रही हूं। तुरंत बंटी को अपने साथ मोना लेती है और घर से फरार हो जाती है। दोनों मुंबई चले जाते हैं। मुंबई जाकर के एक बंटी रूम लेता है, उसी रूम में दोनों रहने लगते हैं। कंपनी ज्वाइन कर लेता है बंटी, कंपनी ज्वाइन करके कमाता था और उस मोना के साथ रहता था, अपना वही दोनों जीवन बिताने लगते हैं। इधर जो राजू था, राजू काफी परेशान सा रहने लगा, अब अपने पिता की खोज में पड़ गया।
अब काफी विक्षिप्त सा हो गया था राजू। उसे दिन रात अपने पिता की चिंता सताई जा रही थी कि मेरे पिताजी पता नहीं किस हालत में होंगे, मैंने उन्हें घर से भगा दिया। यही सोचता रहा, उधेड़ बुन में था और काफी विक्षिप्त सा होता गया। एक हफ्ते बाद अपने घर से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर जा रहा था, तभी अचानक देखता है कुछ लोग रोड के किनारे जुटे हुए हैं और वहीं कुछ देख रहे हैं। डायरेक्ट वहीं राजू भी पहुंच जाता है। वहां जब जाता है देखता है लोगों की भीड़ लगी है, लोगों से पूछता है क्या बात है। तब लोग कहते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है और मरा पड़ा है, पता नहीं कहाँ का है, इसका कोई अता पता नहीं। अब राजू भी सोचता है कि जरा मैं चलकर किस बूढ़े व्यक्ति को देख लूं। जब ही भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, उस लाश के पास जाता है। जब ही लाश के पास जाता है देखता है तो वह कोई और नहीं, राजू के पिता अंगनू राम जी थे। अब राजू अपने पिता के लाश से लिपट करके रोने लगता है और अपने पिता के शव को उठाता है, अपने घर पर लेकर के आता है। फिर इसके बाद गांव भर के लोगों की मदद को लेकर के पिता के अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद 13वीं संस्कार करता है। फिर इसके बाद राजू अपनी सारी संपत्ति बेच करके एक मंदिर को दान कर देता है। मंदिर को दान करने के बाद फिर राजू बैरागी बन जाता है, भगवान का भजन करने लगता है, कीर्तन करने लगता है, मंदिर मंदिर पर जाता था, घूमता था, टहलता था और अपना जीवन बिताने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। ये थी एक चरित्रहीन औरत की कहानी और एक नासमझ लड़के की कहानी, इसको नासमझ ही कहेंगे, जो अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं किया, केवल अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करके अपने पिता को घर से भगा देता है, तो इसको नासमझ ही कहेंगे। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। भागीरथ सिंह जी, ये फतेहाबाद के रहने वाले हैं। महानंद जी, ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं। पूर्णानंद जी, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए लोग अपील करते हैं, मैं बारी बारी से इन लोगों का नाम लेता हूँ। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।